गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल मैंने आपको सब्जेक्ट भेजा था कि मैं कृतिका आपकी बुक से आपका पहला लेसन पढ़ाऊंगी बच्चों। ये शायद आपने पहली बार भी पढ़ा है, इस एग्ज़ाम में भी आया है, लेकिन मैं इसको एक बार फिर से पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि इसमें 3 लेसन ही हैं केवल। तो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चों, कृतिका में से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, अभी तो आपने छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे। तो जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3-3 नंबर के, मतलब 6 मार्क्स के लिए आपके 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होते हैं, जैसे क्षितिज में से आपको क्वेश्चन छोटे करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़े होते हैं क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा कि आपके लिए ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम माता का अंचल पढ़ रहे हैं। कहानी तरह का है, लेखक के बचपन की यादें हैं। शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं। उनको एक पूरा उपन्यास लिखा है, जिसमें से एक लेसन के रूप में आपकी पुस्तक में लिया गया है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं, इसमें है क्या, लेखक के बचपन की यादों को संजोया गया है। और लेखक बचपन में गांव के निवासी थे, तो गांव में किस तरह से संस्कृति होती है वहाँ की, किस तरह से बच्चे खेलते हैं। और ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है बच्चों, तो उस समय की जो ग्रामीण संस्कृति में बच्चों के खेल किस तरह के होते थे, उनका अपने माता पिता से व्यवहार किस तरह का होता था, उनके विद्यालय का भी थोड़ा सा वर्णन आया है, तो उनके खेल खिलौनों का वर्णन आया है। तो उनको रिफ्लेक्ट किया गया है लेखक के द्वारा अपने बचपन की बातें करके। और माता का अंचल है माता की साड़ी की का आंचल, अगर शाब्दिक अर्थ, और वैसे है माता के प्यार की छाँव। तो इसमें इस पूरे पाठ का जो सार है, माता का अंचल, इसका नाम क्यों है बच्चों, ये शीर्षक क्यों रखा गया है कि लेखक बचपन में अपने पिता के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, अपने पिता के ही आसपास रहते थे, उनके साथ सोते थे, खाते थे, खेलते थे, तो पिता से ज़्यादा हिले मिले थे वो। लेकिन अंत में लेखक ने ये बताया है कि बच्चा पिता से कितना ही हिला मिला हो, जब उसके सामने कोई बड़ा संकट आता है, जब वो परेशानी में फंसता है, तो वो कहाँ जाकर उसको सुख की छाँव मिलती है, माता के आंचल में छिपकर, माता की गोद में। तो माँ से, चाहे वो ज़्यादा माँ अपने कामों में व्यस्त रहती है, वो अपने पिता के साथ समय बिताता हो, लेकिन माता के आंचल में जाकर उसे वास्तव में सुकून और सुख मिलता है। तो इसलिए माता का अंचल इस पाठ का शीर्षक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले इस पाठ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है जो ग्रामीण संस्कृति में खेलते समय बच्चे प्रयोग करते थे। जैसे स्क्रीन में देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ बाजे बजते हैं, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, मस्ती की बातें होती हैं। और जहाँ प्रौढ़ लोग, बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग, वो हर समय खर्चे की बातें किया करते हैं, पैसों की बातें किया करते हैं, तंगी की बातें किया करते हैं। जैसे आजकल भी आप देखेंगे बड़े लोगों को कि कहेंगे आजकल बहुत महंगाई हो गई है, हमारे समय में ऐसा नहीं था, तो इस तरह की बातें किया करते हैं। तो इस पाठ में ये भी बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं वो आपस में किस तरह से जब खेलने जाते हैं तो सारे दुखों को भूल जाते हैं, मित्रों के साथ आते ही वो अपने दुखों को भूल जाते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इस पाठ की समरी आपको बताना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं पैराग्राफ वाइज ये बताऊँगी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एक एक शब्द बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समरी आपको आनी चाहिए। तो मैं पहले समरी ही बता देती हूँ, मतलब इस पूरे लेसन में है क्या, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से भी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि माता का अंचल क्यों नाम है इसका, किसके द्वारा ये लिखा गया है, इस पाठ में क्या है। अब इसकी समरी यानी कि इसका सारांश सुन लीजिए कि पूरी कहानी में है क्या। ठीक है, तो माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बचपन में अपने पिता के साथ रहते हुए भी अपने माँ के साथ अपने अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इसमें ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है।
जो कथाकार है उसका नाम बचपन में तारकेश्वर था। पिता अपने साथ उनको पूजा करवाते थे और उन्हें क्या कहते थे, भोलानाथ कहा करते थे। बाद में पूजा पिता के पश्चात पिता अपने कंधे पर बिठाकर लेखक को गंगा नदी के पास ले जाते थे और मछलियों को आटे से बनी हुई गोलियां खिलाते थे। उन गोलियों के अंदर वो कागज़ में राम नाम लिखा करते थे, ठीक है। और फिर घर आकर उनको अपने साथ चौके पर बिठाकर खाना खिलाया करते थे और उसके पश्चात उनकी माँ भी संतुष्ट नहीं होती थी। वो भी उनको बनावटी चिड़ियों का नाम लेकर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम के टुकड़े बना बना कर खिलाती थी कि उसके हिस्से का खा लो, इसके हिस्से का खा लो। जैसा कि बचपन में बच्चों के साथ खाना खिलाने के लिए माएँ अक्सर किया करती हैं। और जब बाहर जाते हुए माँ, जब बच्चा बाहर जाता था तो उनको पकड़ लेती थी, उनके बालों में खूब सारा तेल डालकर कंघा कर देती थी। उनके बाल लंबे थे और वो लट्टू लगा देती थी, जैसे आजकल बैंड होते हैं ना, गर्ल्स लगाती हैं छोटी छोटी, तो वो लगा दिया करती थी, ठीक है। और बाहर जाते ही बाबूजी की गोद से रोते रोते बाहर जाते, क्योंकि माँ ने उनके बाल नुच जाते थे या कुछ उनको दर्द हो जाती थी। लेकिन बाहर बालकों के झुंड से मिलते ही उनके सारे दुख क्या हो जाते थे, दूर हो जाते थे। वो चबूतेरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, छोटे छोटे घर बनाया करते थे और तरह तरह की मिट्टी के, पत्थर के, सकोरों के पदार्थ बनाया करते थे, मिठाइयाँ बनाया करते थे जिसे वो बेचते थे। और जब वो बच्चे इधर उधर आते जाते थे, एक बार मूसन तिवाड़ी एक बूढ़े थे, उनको उन्होंने चिढ़ा दिया था, बूढ़ा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया था और बूढ़े ने उनको खूब खदेड़ा। उनके विद्यालय में गए, उनके अध्यापक से शिकायत की और अध्यापक, किसी को पता लग गया कि अध्यापक ने उन्हें उनकी पिटाई की है, तो उनके पिता इतने प्यार करते थे उनको कि विद्यालय में ही पहुंच गए थे, ठीक है। इसके पश्चात लास्ट में वर्णन है कि लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ चिड़ियों को पकड़ने के लिए खेत में दौड़ा करते थे, टीलों पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में पानी डालते थे, तरह तरह के खेल करते थे। तो इस तरह के खेल करते करते एक बार एक बिल से, चूहे के बिल में वो लोग पानी डाल रहे थे तो उससे सांप निकल आया और सांप के निकलते ही वो लोग ऐसे भागे वहाँ से कि डर के मारे किसी तरह लुढ़कते पड़ते खेतों को कूदते वो घर पहुँचे। तब तक घर पहुँचते कि उनके पैर क्या हो चुके थे, लहूलुहान हो चुके थे। और जब पिता बाहर बैठे थे आंगन में तो पिता ने उनसे पूछना चाहा कि उन्हें क्या हुआ है। वो दौड़कर अंदर जाकर माँ के आंचल में छिप गए, माँ की गोद में छिप गए, जहाँ उन्हें सुरक्षा महसूस हुई और माँ ने उनकी धूल पोंछी, उन्हें प्यार किया। तो ये इस पाठ का बच्चों समरी है, मतलब इस पाठ का पूरा वो विषय है जो इस पाठ में बताया गया है। तो अब हम इस पाठ को पैराग्राफ वाइज लेंगे कि इसके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है। आप देखेंगे कि आपको पढ़ा हुआ लग रहा है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है पिता बहुत जल्दी उठ जाते थे, बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब पिता के बहुत प्यारे थे ये, ठीक है। माँ से केवल दूध पीने भर का नाता था, खाने भर का नाता था, माँ का दूध पीते थे। उसके बाद वो अपने पिता के साथ ही सोते थे, अपने पिता के साथ पूजा करते थे, बभूत का तिलक लगा देते थे, ठीक है। और हमारे लीलार में एक वाक्य दिख रहा है आपके, देखिए, हमारे लीलार में बभूत खूब खुलती थी, मतलब उनके लीलार का मतलब है लीलाट, माथे पर बभूत का टीका जो लगता था वो बहुत अच्छा लगता था। तो सिर पर बभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बभूत होती है बच्चों पूजा की जो राख होती है, उसका टीका लगाया जाता है उसमें पानी मिलाकर, ठीक है। तो बचपन में इनके पिता इनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ये आपका क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आया भी था। दरअसल हमारा नाम तारकेश्वर था, लेकिन बाबूजी को भोलानाथ कहना हमें पसंद था, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले पैराग्राफ में, बाबूजी के पास बैठकर ये रामायण का पाठ करते हुए, पाठ पापा करते थे, इनके पिताजी करते थे, और ये अपने को एक शीशे में देखा करते थे। आप देखिएगा कि शीशे में देखकर बच्चे तरह तरह की मुखाकृतियाँ बनाते हैं। बच्चे ही क्या, आप भी देखते होंगे, तो हम अपने एक्शन चेंज करते हैं। तो ये भी ऐसा ही करते थे, लेकिन जब इनके पिता इनको देखते थे तो ये ले जाकर मुस्कुराकर आईने को नीचे रख देते थे और मुस्कुरा पड़ते थे। और इसके पश्चात इनके पिता
एक बही में राम नाम, बही एक रजिस्टर था उनके पास, बही मतलब रजिस्टर, उसमें राम नाम लिखते थे। उन राम नाम को फिर वो आटे की गोलियों में भर लेते थे और फिर अपने इस बेटे को लेकर, भोलानाथ को कंधे पर लेकर गंगा घुमाने ले जाते थे, जहाँ वो मछलियों को गोलियाँ खिलाते थे। तो बच्चों एक पूरा प्रश्न बनता है कि भोलानाथ के पिता उन्हें अपने साथ कहाँ ले जाते थे बचपन में, नदी के किनारे क्यों ले जाते थे और वो वहाँ मछलियों को क्या खिलाते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो और कैसे बिठा कर ले जाते थे, कहाँ बिठा कर ले जाते थे, कंधे पर बिठा कर ले जाते थे। ठीक है, और लौटते समय बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बचपन में लेखक के पिता उन्हें प्यार करते थे, इस बात का उदाहरण दीजिए। तो ये सारे उदाहरण हैं कि वो अपने पिता के साथ सोते थे, अपने पिता के साथ पूजा भी उनके साथ करते थे, उनके बगल में बैठकर रामायण का पाठ करते थे, और उनके पिता उन्हें गंगा नदी की ओर भी अपने कंधे पर बिठा कर ले जाया करते थे, और लौटते समय पेड़ों की शाखाओं पर क्या झुलाते थे, झूला झुलाते थे। तो बच्चों देखिए, एक फ़र्क नज़र आ रहा है आज के बच्चों की लाइफ में और उन दिनों के बच्चों की लाइफ में। ये भी आप अपने मन में कंपैरिजन करते जाइएगा कि आज लाइफ कैसी है, कि हमारे माता पिता भी अधिक व्यस्त हो गए हैं, उन्हें हमारे साथ रहने का अधिक समय नहीं है, और हम लोग भी अपने डिजिटल वर्ल्ड में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें इस तरह के खेलों का मौका ही नहीं मिलता। जो हमारे फिजिकल खेल हैं, इस तरह के बाहर घूमने के, नदियों को देखने के, आकाश को देखने के, वो सारे क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए। ये क्वेश्चन भी है कि उन दिनों के बच्चों की ज़िंदगी में और आज के बच्चों की लाइफ में खेलों में क्या फ़र्क हो गया है। अगला है बच्चों देखिए, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। ये पैराग्राफ से मैं बता रही हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या करते थे, कुश्ती लड़ने का खेल भी खेलते थे, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। वो मुझसे हार जाते और इससे वो बच्चे के मन में क्या भरते थे, आत्मविश्वास भरते थे कि वो अपने पिता को भी क्या कर सकता है, हरा सकता है। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। पिता क्या हो जाते थे, उतान पड़ जाते थे, पीठ के बल लेट जाते, मतलब पेट के बल लेट जाते थे, और ये उनकी छाती में बैठ जाते थे। इससे बच्चे को क्या महसूस होता था कि वो बलवान हो गया है। बच्चों एक तरह से उसमें आत्मविश्वास भरा जाता था कि वो बड़े बड़ों को क्या कर सकता है, हरा सकता है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। तो फिर उनकी मूछें खींचने लगते और मूछों को वो दर्द होने पर क्या करते, बच्चे से छुड़ा लेते। और कभी खट्टा चुम्मा और मीठा चुम्मा, मतलब बाएं गाल पर और दाएं गाल पर बच्चे से कहते हैं कि प्यार करो। ठीक है, एक साइड कहते हैं मीठा चुम्मा दो, एक साइड कहते हैं खट्टा चुम्मा दो, बच्चे से कहते। ठीक, तो इसके बाद अपनी मूँछों से बच्चे के मुंह पर मूँछों को रगड़ देते, जिससे बच्चों को मूँछें क्या हो जाती, चुभने लग जाती। इसके बाद रोना रोने लगते। तो इनके पिता खाली खाली इनके सामने मूछें नोचने पर क्या होने लग जाते, रो जाते, और ये फिर खिलखिलाकर हंसने लगते। तो इस तरह से पिता और बच्चे के बीच का स्नेह दर्शाया गया है। ठीक है, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो चौके पर, चौका होता है बच्चों उन दिनों खाना खाने के लिए, अलग से डाइनिंग टेबल नहीं होता था, रसोई में ही पटरे बने होते थे लकड़ी के, उन पर बैठकर अलग अलग लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। तो ये अपने पिता के साथ खाने बैठ जाते, और इनके पिता इनको गोरस और भात सान कर खिलाते, मतलब दूध और भात खिलाते, सान कर खिलाते, मिलाकर खिलाते। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब बहुत खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने का हट करती, बहुत ज़्यादा खा लेते तो माँ और खिलाती। माँ का मन कभी भरता ही नहीं है कि उसके पुत्र का पेट या पुत्री का पेट भर गया, तो वो पिता को भी कहती कि आपको खाना खिलाना नहीं आता, और वो फिर खिलाती, और वो फिर खिलाते खिलाते कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मतलब जब खूब खाना खाएगा, बलवान होगा, मजबूत होगा, इसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, तब ये दुनिया में अब ठौर मतलब अपने लिए जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, फिर वो पिता को कहती कि मैं खिलाती हूँ क्योंकि मर्दुए क्या जाने, मर्द यानी कि जो पिता है वो खाना खिलाना इतना नहीं जानता है आदमी, माँ को ही ज़्यादा खाना खिलाने का अंदाज होता है। महतारी का मतलब माँ। तो हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, तो माँ के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी खिलाता। तो फिर से वो
दही भात शांति, दही गोरस से बने हुए पदार्थ, गोरस दूध को भी कहा जाता है, दही को भी कहा जाता है। गोरस का मतलब है गाय का रस यानी कि दूध, और दूध से बने पदार्थ। तो माँ फिर क्या करती, दही भात शांति और अलग अलग चिड़ियों, कबूतरों, हंस के नाम से हमें क्या करती जाती, खिलाती जाती। और जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, तो हम फिर खाना खाने लगते। तो इस तरह से माँ उनको पक्षियों के नाम पर क्या करती थी, खाना खिलाती थी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तो हंस खा ले, कौवा खा ले, तो बनावटी चिड़ियाओं को मतलब उनके नाम पर खाना भोजन खा लेते। तो पिता कहते कि अब तुम्हारा पेट भर गया है और क्या कर लो, जाओ खेल लो। बस हम उठकर खेलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। यहाँ पर भी लेखक ने दर्शाया है कि उन दिनों बच्चों को इस बात की भी परवाह नहीं रहती थी कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, अपने सौंदर्य के प्रति बेपरवाह थे वो किसी भी तरह से। और गांव में बच्चे अभी भी आप देखेंगे कि उन्होंने नंग धड़ंग मतलब कुछ बहुत कम कपड़े पहने हैं, एक आध कपड़े पहने हैं, तो इसी तरह से वो घूमते नज़र आ जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने क्या पहना है। जबकि आजकल बच्चों, बचपन से ही हम देखते हैं बच्चे अपने पहनने के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, है ना। उनमें ये भाव आ गया है कि उन्होंने क्या पहना है, तो ये उन दिनों की संस्कृति दिखाई गई है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। एक चुल्लू मतलब हाथ अंजूरी भरकर, हाथ भरकर कड़वा तेल डाल देती और हम रोने लगते। बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, वह हमारे सिर तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती, मतलब मालिश कर कर ही छोड़ती। फिर हमें नज़र का टीका लगाती, हमारी चोटी गूंद देती और हम इन बातों से क्या हो जाते, परेशान हो जाते। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते, मतलब कृष्ण की तरह सजा देती। कृष्ण की भी आपने देखा होगा, बाल होते हैं सर में और उनमें चोटी बनी होती है, तो उसी तरह सजा के उनके साथ हम बाहर आ जाते थे। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पाठ पढ़ाऊँगी क्योंकि इससे ज़्यादा एक दिन में समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इतने पाठ को जहाँ तक मैंने पढ़ाया था, सिसकते सिसकते बाहर आ जाते हैं, हम अपनी इससे ज़्यादा पाठ को हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्नोत्तर इसमें मैं उसी दिन करा दूँगी जिस दिन मैं अगला पाठ आपका पूरा कराऊँगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है और प्रश्नों को मैं आपको पाठ के साथ भी समझाते जा रही हूँ और लिखित प्रश्न भी आपके लिए भेज दूँगी। तो आज आपके लिए लिखित कार्य नहीं है, आपको इस पाठ को पढ़कर समझना है कि यह पाठ ग्रामीण संस्कृति के परिवेश को केंद्र में लेते हुए लिखा गया है और आप इसको पढ़ते हुए कंपैरिजन करेंगे कि आज बच्चों के जीवन में और उन दिनों बच्चों के जीवन में कितना फ़र्क आ गया है। और मे बी ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इस फ़र्क को दर्शाना, इस परिवर्तन को दर्शाना एक क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा, इस पाठ की समरी बताई मैंने पहले आपको, फिर पैराग्राफ वाइज अर्थ और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताया। एक क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ भी बनता है कि उनकी माँ उनको किस तरह सजाकर बाहर भेजती थी। क्या ये आज के बच्चों के रहन सहन से अंतर है इसमें? तो आज बच्चों का जो रहन सहन है, उनका पहनावा है, वो क्या हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है बच्चों। तो इस तरह से आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बचे हुए भाग को हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।